स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, आज से हम हिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू ऑल और नो दैट द थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में या आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करें, आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, इस हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड रहा है वो औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होता है। और आप सभी लोगों ने पढ़ा ही है, लास्ट क्लास में हमने औरंगजेब के बारे में डिस्कस किया है। औरंगजेब की डेथ हुई थी 3 मार्च 1707 में। तो यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पीरियड है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर? 3 मार्च 1707, इट मीन 1707 से आपका आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू होता है। और 1707 से ये जो हिस्ट्री है ये हम डिस्कस करेंगे 1947 तक के टाइम तक, जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो गई, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। क्लियर? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और दोहरा दूं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री में वो हमने पढ़ा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पे एक बार हम इनसे अगर बात करें एंशिएंट और मीडिएवल की, तो एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री हमने बात की है वो हमने डिस्कस किया है 2350 बिफोर क्रिश्चियन इरा से लेकर जो हमने डिस्कस की है वो हमने डिस्कस की है 712 क्रिश्चियन इरा तक, यानी 2350 से 712 तक का जो इतिहास है वो है प्राचीन कालीन इतिहास, जिसमें हमने एंशिएंट पीरियड के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो है स्टोन एज वगैरह वाला जो टॉपिक है वो आता है। सबसे पहले स्टोन एज डिस्कस करते हैं, पेलियोलिथिक पीरियड वगैरह जो टॉपिक आते हैं। देन फिर सिविलाइजेशन वाले जब हम दौर में आते हैं, तो सिविलाइजेशन वाले दौर में पहली जो सिविलाइजेशन आती है वो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इंडिया में आती हैं 2 वैदिक सिविलाइजेशन, जिन्हें हम बोलते हैं पहली ऋग्वेदिक एज एंड सेकेंड वन इज पोस्ट वैदिक एज, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और फिर इंडिया में थर्ड जो सिविलाइजेशन आती है, जो एक रूरल सिविलाइजेशन होती है, एक अर्बन सिविलाइजेशन होती है, एक शहरी सभ्यता होती है, दैट वाज नोन एज महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। 600 बिफोर क्रिश्चियन इरा से BCE से ये महाजनपद पीरियड शुरू होता है। महाजनपद पीरियड के समय पर ही उसी के कंटेम्प्रेरी इंडिया में रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू होते हैं, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म का आगमन होता है। जैनिज्म या बुद्धिज्म 2 नए धर्म इंडिया के इतिहास में आते हैं। तो उसी के कंटेम्प्रेरी जब महाजनपद पीरियड चल रही होती है। अब हम इस महाजनपद पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 16 महाजनपदें थी और सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी मगध। मगध महाजनपद को हम डीप में स्टडी किए हैं, हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। मगध महाजनपद में जिन डायनेस्टीज ने रूल किया है, तो 7 वंशों के बारे में हम बात करते हैं मगध की। सबसे पहले आता है हर्यक डायनेस्टी, फिर आता है शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इन्हीं के समकालीन कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, उनके बारे में भी हम इसी के साथ बात करते हैं। और जिसमें आपके पर्शियन इन्वेजन एंड सेकेंड इज ग्रीक इन्वेजन, इन दोनों इन्वेजन्स को पढ़ते हैं। देन फिर जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, मगध का ही अगली डायनेस्टी, शक्तिशाली डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी। और फिर मौर्य डायनेस्टी के डिमोलाइजेशन होने के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ ब्राह्मण डायनेस्टी, कुछ ब्राह्मण वंश जिन्होंने रूल किया मगध पर, और शुरू हो जाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ ब्राह्मण डायनेस्टी आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है शुंग डायनेस्टी, फिर आती है कण्व डायनेस्टी और फिर आती है सातवाहन डायनेस्टी। और फिर अगेन हम बात करते हैं कुछ ऐसे वंश के बारे में जो इंडिपेंडेंट हुए मौर्यों के डिमोलाइजेशन के बाद, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में। जैसे उड़ीसा में एक चेदी डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो चेदी वंश के बारे में, जिसके एक महान शासक हुए खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल। तो कलिंग वाले रीजन में एक चेदी वंश हुआ करता था जिसके रूलर थे खारवेल। इसके अलावा विदेशियों के आक्रमण फिर होते हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हम पढ़ते हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स इन्वेजन है, शकों के आक्रमण है, यूचियों के आक्रमण है, इसके अलावा पार्थियंस के आक्रमण है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उत्तर मौर्य काल में ही। देन फिर आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है इंडिया में, जब हम और आगे जाएंगे तो साउथ इंडिया वाला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। हल्का सा हम दक्षिण भारत के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, जैसे संगम पीरियड या संगम काल। तो संगम जो ऑर्गेनाइज किए गए थे और साउथ इंडिया के जो 3 वंश, उस 3 राज्य उस समय हुआ करते थे, चेर, चोल और पांड्य,
उनके बारे में हम हल्का सा डिस्कस करते हैं, 3 संगमों के बारे में और लिटरेचर के बारे में। और फिर वापस से नॉर्थ की ओर आए तो फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ये मौर्य डायनेस्टी और ये सब कुछ हो जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में शुरू होती है एक डायनेस्टी दैट वाज नोन एज कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण वंश कुछ समय तक रूल करता है, एक पावरफुल वेलफेयर डायनेस्टी, एक रिस्पेक्टफुल डायनेस्टी मानी जाती है कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी के बाद एक लंबा दौर जो है लगभग 150 ईयर का, जिसमें कोई बड़ा वंश रूल नहीं करता है। देन फिर एक फेमस डायनेस्टी आती है दैट इज नोन एज गुप्तास डायनेस्टी और गुप्त वंश। और गुप्त वंश के गुप्त वंश को पूरा पढ़ने के बाद काफी महान रूलर्स, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फर्स्ट सेकंड, दीज आर द इंपॉर्टेंट रूलर्स, रामगुप्त, उनके बारे में पढ़ लेने के बाद फिर आती है लास्ट डायनेस्टी दैट वाज नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी। क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, वो छोटे छोटे वंशों में डिवाइड हो जाता है और फिर पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके रूलर आते हैं महान शासक जिनका नाम है हर्षवर्धन। तो ये है नॉर्थ इंडिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। अब इसी के कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया की बात करें तो इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक तो हमने संगम पीरियड पढ़ा, अब संगम पीरियड के अलावा एंशिएंट पीरियड में साउथ इंडिया में और कौन कौन सी डायनेस्टी थी उनके बारे में भी हम यही डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब नॉर्थ इंडिया में गुप्त पीरियड चल रहा था तो गुप्तों के ही कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया में बाकाटक डायनेस्टी रूल किया करती थी। बाकाटक वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर जैसे साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गुप्तों के डिमोलाइजेशन के बाद छोटे छोटे वंश बने, जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी, गोल्ड डायनेस्टी बंगाल में आई, इसके अलावा मोखरी वंश कन्नौज में रूल करने लगा, तो छोटे मोटे वंश बने। उसी प्रकार साउथ इंडिया में भी कुछ डायनेस्टी बाकाटकों के डिमोलाइजेशन के बाद बनी, जिनमें सबसे मेन थे चालुक्य, जो कर्नाटक में रूल करते थे। और चालुक्य 3 टाइप के थे, 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर रूल किया है जिन्होंने। तो सबसे पहले आते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी या बातापी, देन फिर चालुक्यास ऑफ कल्याणी और चालुक्यास ऑफ बेंगी, और फिर आते हैं चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो 3 चालुक्य डायनेस्टी को हम डिस्कस करते हैं। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी चलती है पल्लव डायनेस्टी, जो थोड़ा सा ईस्ट में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में और तमिलनाडु वाले रीजन में। तमिलनाडु के थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो आंध्र वाले क्षेत्र में पल्लव रूल करते हैं। तो पल्लव डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर यही जो बादामी के चालुक्य होते हैं उन्हीं के डिमोलाइजेशन के बाद आ जाती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी उसी रीजन पे। तो राष्ट्रकूटों के बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर राष्ट्रकूट वंश के बाद यहाँ पे और पल्लवों के डिमोलाइजेशन के बाद इधर वाले रीजन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले, खासतौर से तमिल वाले रीजन में आ जाती है चोल डायनेस्टी, जो सबसे शक्तिशाली वंश कहलाता है साउथ इंडिया का उस टाइम का, जिसने लगभग 1300 यानी 1300 तक रूल किया, चोल वंश। तो चोल वंश एक बार फिर से उदय होता है, क्योंकि पहले भी होता है, संगम पीरियड में भी एक चोल होते हैं, फिर यहाँ पे भी एक चोल आ जाते हैं जो उन्हीं के पूर्वज कहलाएंगे, तो फिर एक चोल डायनेस्टी आ जाती है। तो यहाँ पे ये सारे जो डायनेस्टीज हैं, एक बार और मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले चालुक्य डायनेस्टी, जिसमें 3 चालुक्य होंगे। अच्छा, उससे भी पहले बाकाटक के बाद फिर चालुक्य के बाद पल्लव के बाद राष्ट्रकूट और फिर चोल। ये जो कुछ वंश हैं, इन वंशों के बारे में हम साउथ इंडिया में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ये हो गए एंशिएंट। अब मीडिएवल की बात की जाए तो मीडिएवल पीरियड जो शुरू होता है वो 712 से हम इसको स्टार्ट मानते हैं। और ये जो पीरियड है ये आपका चलता है 1707, 3 मार्च 1707 को, जो शायद मैंने डेट नहीं लिखाई थी तो मैं आपको भी बता दूं, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। कहाँ पर? अहमदनगर में। और फिर औरंगाबाद में उनकी जो मकबरा है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे 712 से 1707 तक का जो पीरियड है दैट शुड बी नोन एज मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और ये जो पीरियड है ना, ये मुस्लिम्स का पीरियड कहलाता है, क्योंकि हमें मुस्लिम्स ने रूल किया। तो आप ऐसे 3 पार्ट में समझ लें कि पहले पार्ट में जो एंशिएंट पीरियड है उसमें हिंदू राजाओं का शासन रहा है, हिंदू रूलर्स ने रूल किया है। मीडिएवल पीरियड पूरी तरह से मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया है। और मॉडर्न पीरियड में आप लोग सभी को पता है कि अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और अंग्रेजों का भारत में रूल रहा है, यानी अंग्रेजी शासन रहा है। हम इसको और एक बार देख लेते हैं मीडिएवल पीरियड को। तो सबसे पहले आता है मीडिएवल पीरियड में आपका, सबसे पहले जो रूलर्स आते हैं, सबसे पहले मुस्लिम रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स का रूल रहा है। तो इस पीरियड में सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम रिलीजन या मुस्लिम धर्म के बारे में। देन फिर हम मुस्लिम इन्वेजन्स को पढ़ते हैं, मुस्लिम आक्रमण को पढ़ते हैं, जो अरब साइड से हुआ सबसे पहले और फिर तुर्की साइड से। तो पहले अरब इन्वेजन, देन फिर तुर्की इन्वेजन। और फिर 3rd नंबर पे हम बात करते हैं जो दिल्ली सल्तनत
बन जाती है, दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले और मुस्लिम इन्वेजन के बाद, इस बीच में जब मुस्लिम इन्वेजन हो रहे थे इंडिया पर, जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उस टाइम पर इंडिया में एक्चुअल में क्या था, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो ये जो पूरा टाइम था ना, 712 से आप लोग मान लें 712 से लगभग 1200 तक का टाइम, दैट शुड बी नोन एज राजपूत पीरियड। इसे हम राजपूत काल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में राजपूत वंशों का शासन था। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो राजपूत रूलर रूल किया करते थे, तो दैट पीरियड इज नोन एज राजपूत पीरियड, राजपूत काल या राजपूत इरा कहा जा सकता है। अब यहाँ पे तो हम कुछ भारत की पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तीसरे टॉपिक के रूप में, जिसे हम राजपूत किंगडम्स की बात करते हैं, जिसमें पाल, प्रतिहार, गुर्जर, इसके अलावा हम बात करें तो और भी कई डायनेस्टी, जैसे चंदेल डायनेस्टी हो गई, परमार डायनेस्टी जो मालवा में रूल करते थे, चंदेल जो कालिंजर वाला जो रीजन था, खजुराहो वाला जो रीजन था, वहां रूल करते थे, महोबा भी एक कैपिटल थी उनकी। तो चंदेल हो गए, परमार हो गए हैं, चेहमान डायनेस्टी जो कन्नौज, जिनकी चेहमान जो अजमेर के रूलर्स हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान वाले। और फिर एक गहड़वाल रूलर थे, कन्नौज जिनकी कैपिटल थी, तो गहड़वाल जिसमें जयचंद नामक एक शासक हुआ था। और यहीं पर और बात की जाए तो एक चालुक्य डायनेस्टी भी थी। ये साउथ वाले चालुक्य नहीं, ये गुजरात वाले चालुक्य थे, जिन्हें चालुक्य या सोलंकी भी कहा जाता है। तो एक चालुक्य डायनेस्टी थी गुजरात वाले या मध्य भारत वाले रीजन में। इनकी भी जो कैपिटल थी उस समय पर, इन्होंने पहले कैपिटल कन्नौज बनाई थी, चेहमान बाद में आए थे, पहले ये चालुक्य आए थे। तो इस तरह से हमने इन लोगों की जो कैपिटल थी चालुक्य, इनकी अनिलवाड़ा थी, है ना, ये जो चालुक्य थे इनकी अनिलवाड़ा थी, गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज थी। इस तरह से हमने इधर उत्तर भारत में उस टाइम पे जो राजपूत किंगडम्स थी, एक कलचुरी वंश भी था जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, एक तोमर वंश भी आया था, और सबसे खास जो था वो सिसोदिया डायनेस्टी थी, जो मेवाड़ के रूलर थे, मेवाड़ के शासक थे सिसोदिया। तो ये सारी डायनेस्टीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और फिर जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे किसकी, फिर जो बात होगी वो होगी आपके दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1206 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे लगभग 1206 से 1526 तक का जो रूल होता है, लगभग 321 ईयर का, 1206 से 1526, दैट पीरियड इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। इस पीरियड में 5 वंशों ने रूल किया है, और आप सभी को पता, हमने सभी उन 5 वंशों को काफी डीप में और काफी अच्छे से समझने की कोशिश की है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश या ममलूक डायनेस्टी आती है, देन फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, देन फिर तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलकों के बाद जो रूलर्स आते हैं वो होते हैं सैयद डायनेस्टी, जो एकमात्र शिया डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत की, और फिर आती है लोधी डायनेस्टी, जो अफगान रूलर होते हैं, अफगान शासक होते हैं, लोधी वंश। और देन फिर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मुगल काल शुरू हो जाता है, जो 1526 से शुरू हो जाता है, और एंशियंट पीरियड में हम इसे पढ़ते हैं 1707 तक, सॉरी मीडिएवल पीरियड में हम पढ़ते हैं 1707 तक। कहाँ से? 1526, 1526 से 1757 तक। इट मीन्स कि ये लगभग 200 ईयर तो पहले हो जाते हैं, और फिर इन्हीं का जो सेकेंड पार्ट है वो 1857 तक भी चलता है। तो 331 ईयर तक का जो लगभग रूल यहाँ पे होता है मुगल्स का, है ना, 1857 तक का। पर मीडिएवल में हम सिर्फ इन्हें पढ़ते हैं 1707 तक, जहाँ पे 6 महान मुगल शासकों के शासन को हम पढ़ते हैं। 6 महान मुगल शासक कौन कौन से होते हैं मुगलों में? 1526 के बाद तो पहले ही नंबर पे आते हैं बाबर। बाबर के बाद हुमायूं का रूल शुरू हो जाता है, और हुमायूं के बाद तीसरे नंबर पे उन्हीं के पुत्र अकबर का शासन शुरू हो जाता है, जिसे अकबर के पीरियड को ही गोल्डन एज कहा जाता है, आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का, इसके अलावा सॉरी वास्तुकला का नहीं, लिटरेचर का या एजुकेशन का। अच्छा, पूरे गोल्डन पीरियड को हम सेकेंड गोल्डन एज कहा जाता है ना, पूरे मुगल पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का सेकेंड गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट गोल्डन एज हम गुप्त पीरियड को कहते हैं। देन फिर क्या होता है कि अकबर के बाद रूल करने आते हैं उनके पुत्र जहांगीर, सलीम भी जिनके नाम से भी जो फेमस है, और फिर आते हैं शाहजहां, जो जिनका बचपन का नाम खुर्रम था, और शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो इस वंश के सबसे आखिरी और सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, है ना, सबसे आखिरी नहीं, आखिरी महान शासक के रूप में। एंड यहाँ तक की हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम डिस्कस करेंगे
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इट मीन्स आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आप लोग गौर से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक में, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से ना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं कई एग्जाम्स में आपको सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही सिलेबस में दे दिया जाता है कि सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके भी एक पर्टिकुलर पार्ट से। जैसे अब ओवरऑल टाइम की बात की जाए तो ओवरऑल टाइम आपको पता है 1707 से 1947 तक की हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहलाती है, ईस्वी तक का। इस इतिहास को बेसिकली देखा जाए तो हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट हिस्ट्री इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। इस इतिहास को भी हम कितने भाग में बांट देते हैं? दो भागों में। अब दो भाग कौन कौन सा होता है? तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है 1707 से 1885 तक का दौर। 1885 में आप लोगों को पता कांग्रेस का फाउंडेशन या कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो 1707 से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 1885 तक इस हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। एंड देन जो सेकंड पार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट जो होता है ये होता है 1885 से 1947 तक का पार्ट। और ये जो पार्ट होगा सेकंड वाला, दैट इज नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इस पार्ट को ही हम बोलते हैं इंडियाज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो यहां से, या स्वतंत्रता संघर्ष, यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसे दो फेज में पढ़ना है, दो पार्ट में पढ़ना है। पहला जो दौर होता है वो 1707 औरंगजेब की मृत्यु से 1885 कांग्रेस के गठन तक का होता है। और सेकंड दौर होता है वो कांग्रेस के गठन से लेकर भारत की आज़ादी तक, इट मीन्स 1885 से 1947 तक का दौर होता है। क्लियर? तो आई थिंक सभी लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि एक्चुअल में हमें कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री डिस्कस करना है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर एक एक टॉपिक जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री जब हमने स्टार्ट की तो पहले टॉपिक हमने पूरे पढ़ लिए थे, हमने उन्हीं टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ लिया है। मीडिएवल में भी हमने यही किया है। तो एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे, पहले सारे टॉपिक्स को हम लिख लेंगे एंड देन फिर हम एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, और इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो दौर है वो आपका है 1707 से लेकर 1885 तक का। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। और सेकंड जो दौर है दैट इज नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947 तक का दौर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा, फर्स्ट जो टॉपिक होगा दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। क्योंकि इंडिया में रूल कर रहे थे पिछले 200 सालों से लगभग मुगल्स, और 1707 से मुगलों का इसके बाद से मुगलों का डिमोलाइजेशन या डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यानी पतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ही जो टॉपिक होगा वो होगा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगलों के पतन के बारे में, और इस टॉपिक में हम गौर करेंगे कि आखिर मुगलों के पतन होने के पीछे के क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। और इसी टाइम में हम जो 11 नेक्स्ट मुगल रूलर्स होंगे, है ना, क्योंकि 6 पहले महान शासक आ जाते हैं, फिर 11 एक प्रकार से कमजोर रूलर्स आते हैं मुगल्स में, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम उन मुगलों की बात करेंगे जो औरंगजेब के बाद रूल करने के लिए आते हैं। क्लियर? 11 मुगल शासकों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एंड द सेकेंड टॉपिक आफ्टर डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के डाउनफॉल होने के बाद अगला ही जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो टॉपिक होगा इसी दौरान, इसी के कंटेम्परेरी इंडिया में आती हैं कुछ यूरोपियन कंपनियां। तो सेकंड टॉपिक होगा
अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज यानी यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। क्लियर। अब ये जो आगमन हुआ है, जो अराइवल हुआ है यूरोपियन कंपनीज का, अगर हम उनकी बात करें तो इंडिया में जो यूरोपियन कंपनीज आई हैं इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर हम बाद में तो डिस्कस करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनी आई 1498 में, 17 ऑफ मई 1498 फर्स्ट जो यूरोपियंस आए हैं। हम सभी जानते हैं फर्स्ट नंबर पे आए हैं कौन, पोर्तुगीज या पुर्तगाली। तो फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत में आया था 1498 में, उस टाइम पर इंडिया में रूल हो रहा था लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का। तो सिकंदर लोधी रूल कर रहे थे और हम सभी को पता है कि सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड है वो होता है 1487 से 1577 तक, 1517 तक, यानी 1487 से 1517 तक, फिर 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पे ना पुर्तगाली आते हैं फर्स्ट नंबर पे। एंड देन जो सेकंड पोजीशन होती है यूरोपियंस, सेकंड नंबर पे जो यूरोपियंस आते हैं वो आते हैं उनके पीछे पीछे डच। डच मीन्स नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें डच कहा जाता है। डच वो लोग होते हैं जो नीदरलैंड के निवासी होते हैं और ये लोग आए हैं 1600 टू 1602 में। देखिए बेसिकली क्या था, पुर्तगाली इंडिया से ट्रेड करके जो प्रोडक्ट्स या जो गुड्स लेकर जाते थे यूरोप अपने कैपिटल लिस्बन में, उन प्रोडक्ट्स को ना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ही डचों का होता था। डच पूरे यूरोप में उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंड देन दे डिसाइडेड टू केम इंडिया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली इंडिया ही आ जाते हैं। और फिर वो इंडिया में उन्होंने अपना कंट्रोल करना आना शुरू किया और ट्रेड करना शुरू किया। और डचों ने फिर पुर्तगालियों को पटकनी देना भी शुरू कर दिया। पुर्तगालियों से ज्यादा कैपेबल कौन हो गए, डच हो गए। फिर तीसरे नंबर पे जो इंडिया में आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, वो थे ब्रिटिशर्स या इंग्लिश या अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग इंडिया में आ गए थे। अंग्रेजों का आगमन हो गया था 1608 1608 में, 1608 में अंग्रेज आए। हालांकि मैं आप लोग बता चुका हूँ कि 1599 में, 1599 में ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ अकबर, फर्स्ट ब्रिटिश या फर्स्ट पहला अंग्रेज जो लैंड रूट से, जमीनी मार्ग से आया था, उसका नाम था मिल्डेन हॉल। तो मिल्डेन हॉल नामक एक अंग्रेज पहले ही आ चुका था, रॉल्फ फिंच भी उसके साथ आया था। तो ये कुछ अंग्रेज शुरू में आ चुके थे लेकिन लैंड रूट से, जमीनी मार्ग से। यहाँ पे हम बात करें तो अंग्रेज आए हैं 1608 में। और अंग्रेजों के बाद जो आते हैं वो आते हैं डेनिस यानी डेनमार्क के लोग 1616 में। देन आते हैं फ्रेंच, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्रेंच या फ्रांस के लोग। ये लोग आए हैं 1664 में। एंड देन आखिरी में आते हैं स्वीडन के लोग। स्वीडिश जो लोग हैं इंडिया में आए हैं ट्रेड करने के लिए 1731 में। लेकिन इनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी कंपनियों की बात की जाए तो इनमें सबसे लंबे समय तक इंडिया में जो रही है वो रहे हैं पोर्तुगीज, जो आए तो थे 1498 में और जो गए हैं 1961 में। तब तक इन्होंने रूल किया। हालांकि उनका रूलिंग एरिया काफी स्मॉल या काफी छोटे एरिया में ही रूल कर पाए थे वो, बट फिर भी सबसे लंबे समय तक वही है जो सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। इसके अलावा इंडिया में सबसे इफेक्टिवली रूल करने वाले जो लोग थे वो थे अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स, जिन्होंने काफी इफेक्टिवली रूल किया इंडिया में। उनके रूलिंग पीरियड को भी या रूलिंग जो हिस्ट्री है उसको भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहले कंपनी का रूल होता है, कंपनी रूल जिसे कहा जाएगा, और दूसरा क्राउन रूल होता है, जो वहाँ की रानी का या वहाँ की सरकार का रूल डायरेक्टली होने शुरू हो जाता है इंडिया पर 1857 या 1858 के बाद से लेकर 1947 तक। उससे पहले कंपनी रूल करती है और ट्रेड भी किया जाता है काफी। तो यहाँ पे ये इस तरह से अंग्रेजों का या यूरोपियन कंपनियों का आगमन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन थर्ड नंबर पे जो हमारा टॉपिक होता है वो आपका टॉपिक होता है, क्या इस टाइम की इंडिया की क्या पॉलिटिकल कंडीशन रही थी, यानी भारत की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 18th
सेंचुरी। 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति। अब ये लोगों का इंडिया में आगमन हुआ है, उसी समय इंडिया की राजनीतिक स्थिति क्या थी अगर हम उनकी बात करते हैं, है ना। जब अंग्रेज लोग आए हैं, जब ये कंपनियां आई हैं इंडिया में रूल करने के लिए, उस टाइम इंडिया की क्या कंडीशन थी, क्योंकि वो दौर है 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेकर 1800 तक का जो दौर होता है, दैट हिस्ट्री शुड बी नोन एज 18th सेंचुरी, 100 साल का टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक जो सेंट्रल में जो थे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या शुरू हो गया, मुगलों का पतन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी दैट वाज शुड बी नोन एज मुगल्स, मुगलों का पतन हो गया था, केंद्र कमजोर था, सेंट्रल क्या था, कमजोर था। और जब भी किसी देश में जब केंद्र कमजोर हो तो उसके नियंत्रण में जो भी स्टेट्स होते हैं वो आजाद होने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं, क्लियर। तो इसी कारण से जब केंद्र कमजोर हुआ तो जो दूसरे स्टेट्स थे जो उनके नियंत्रण में थे, उन्होंने अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की जाने लगी, क्लियर। तो वो लोग अब आपस में इंडिपेंडेंट होने लगे। जो अभी तक मुगलों के नियंत्रण में थे, जो अभी तक मुगलों के कंट्रोल में थे, वो क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे।